साथियों नमस्कार, मैं रामनरेश यादव, चीफ मैनेजर बड़ौदा एकेडमी न्यू दिल्ली। आज आपसे रूबरू हुआ हूँ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने के लिए। जैसा अभी आप लोगों ने काफ़ी सुना होगा, गवर्नमेंट ने आत्मनिर्भर माइक्रो स्मॉल इंटरप्राइजेज़ को डेवलपमेंट करने के लिए काफ़ी स्कीमों का प्रोत्साहन करने के लिए काफ़ी चीज़ें भारत के अंदर डिक्लेयर की हैं। तो उसके अंदर अभी आप देखेंगे क्रेडिट गारंटी स्कीम्स पे गवर्नमेंट का बहुत ज़्यादा फोकस है। एंड जो मैं आपके सामने जो पेश हुआ हूँ वो टॉपिक है मेरा CGTMSE, क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइजेस। इसका क्या रोल है, कैसे आप इस स्कीम के अंतर्गत बैंक से आप लोन पा सकते हैं, और बैंकर्स के लिए CGTMSE स्कीम के अंदर क्या फ़ायदा है, और माइक्रो स्मॉल इंटरप्राइजेज को डेवलपमेंट करने के लिए CGTMSE स्कीम का क्या योगदान है, इसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। तो सर्वप्रथम माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइजेज की क्या भूमिका है हमारे देश के अंदर। यदि हम देखें तो माइक्रो स्मॉल इंटरप्राइजेज जो RBI ने 8 प्रायोरिटी सेक्टर्स जो डेवलप किए हैं, उसके अंदर से एक माइक्रो स्मॉल इंटरप्राइजेज भी एक हमारा सेक्टर है। और हमारे देश के RBI का, हमारे देश के गवर्नमेंट का और हमारे देश के बैंकों का ये मुख्यतः फोकस रहता है कि इन सेक्टर्स को क्रेडिट समय पे मिले और सफिशिएंट मिले, जिससे हमारे देश की जो ग्रोथ है वो लगातार प्रगति की ओर अग्रसर हो सके। तो माइक्रो स्मॉल जो इंटरप्राइजेज है, आप कभी भी देखिए हमारे देश के अंदर जो भी कोई भी गवर्नमेंट आती है, कोई भी राज्य है, सब लोगों का फोकस रहता है कि माइक्रो और स्मॉल इंटरप्राइजेज ज़्यादा से ज़्यादा डेवलप की जाए, क्योंकि ये हमारे नेशनल इकोनॉमी के अंदर एक अहम रोल अदा करती हैं। आज हम देखेंगे हमारे देश की जो जनसंख्या है वो 135 करोड़ के ऊपर जा रही है। यदि इस जनसंख्या को हम देखें तो एवरेज जो एज है वो अभी हमारी लगभग 32 साल है, और 2025 के अंदर जो एवरेज एज है वो लगभग 27 साल के आसपास हो जाएगी। एंड आवर कंट्री बिकेम द यंगेस्ट कंट्री। और जो यंगेस्ट कंट्री होने के बाद जो यूथ जो हमारे यहाँ पे है, वो यूथ को हमको यदि सही दिशा दिखानी है तो सभी के हाथों के अंदर रोजगार होना भी बहुत जरूरी है। इस रोजगार देने के लिए, रोजगार को उत्पन्न करने के लिए माइक्रो स्मॉल इंटरप्राइजेज एक अहम भूमिका अदा करती है। जो माइक्रो स्मॉल इंटरप्राइजेज की एक खूबी है कि यदि हम इसके अंदर लो कैपिटल लगाकर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोजगार दे सकती हैं। जो ये माइक्रो स्मॉल इंटरप्राइजेज यूनिट्स हैं, जो भी हमारे देश के अंदर इंडस्ट्री हैं, उसका लगभग 95% ये यूनिटों का योगदान है। और यदि हम इसके अंदर देखें मैन्युफैक्चरिंग के अंदर और एक्सपोर्ट के अंदर इनकी भूमिका, तो ये माइक्रो स्मॉल इंटरप्राइजेज मैन्युफैक्चरिंग के अंदर 40% भूमिका अदा करती हैं, और जो टोटल हमारा एक्सपोर्ट होता है उसके अंदर 33% इनका योगदान है। तो जो माइक्रो स्मॉल इंटरप्राइजेज हैं, इनका हमारे देश की GDP के ग्रोथ के अंदर अहम योगदान है। अब गारंटी फ्रेमवर्क का जो अभी आपने सुना होगा, गारंटी फॉर मुद्रा लोन, गारंटी फॉर स्टैंड अप, गारंटी फॉर माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइजेज, इनकी जरूरत क्यों पड़ी, क्यों ये गारंटी स्कीम लाने की हमारे देश के अंदर जरूरत पड़ी। तो आपने देखा होगा कि बैंक के हम डेफिनेशन देखें तो वो हमारे बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट सेक्शन 5 के अंदर डिफाइन किया गया है। बैंक वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो पब्लिक से पैसा लेते हैं और फॉर द पर्पज ऑफ लैंडिंग एंड इन्वेस्टमेंट। जब पब्लिक से जब पैसा लेते हैं तो उनको समय पे उनको देना ही देना होता है, वो पीछे नहीं हट सकते हैं। बट जब हम बैंक्स किसी को भी लोन देते हैं उसके अंदर कुछ रिस्क रहता है, और उसको जो कहते हैं डिफॉल्ट, रिस्क फॉर डिफॉल्ट, जो हम पैसा फाइनेंस कर रहे हैं, लैंड कर रहे हैं, उसके अंदर डिफॉल्ट होने के भी चांसेस रहते हैं। तो बैंक एक्सपोज टू रिस्क वाइल लैंडिंग, और रिस्क फैक्टर जो है
वो ये रिस्क फैक्टर ही है जो एमएसएमई सेक्टर के अंदर एक रोड़ा उत्पन्न कर रहा था। उनके डेवलपमेंट होने के लिए इंडिया के अंदर एक जो अच्छी तरह उत्पन्न नहीं हो पा रही थी कि बैंक डरते थे इस सेक्टर को देने से कभी उनका पैसा डूब ना जाए। और बैंक किसी भी प्रकार का लोन देते हैं तो इस रिस्क फैक्टर को कवर करने के लिए उन यूनिट से कुछ ना कुछ कोलेटरल सिक्योरिटी देते हैं। यदि ये यूनिट्स कुछ डिफॉल्ट करें फ्यूचर के अंदर तो वो कोलेटरल सिक्योरिटी बेचकर हम अपने पैसे को पूरा कर सके। तो रिस्क को कवर करने के लिए बैंक जो भी लोन देते हैं उसके अंदर कुछ कोलेटरल सिक्योरिटी लेते हैं। बट आप देखेंगे ये माइक्रो स्मॉल इंटरप्राइजेज, छोटे छोटे लोग, गरीब लोग, इंटरप्राइजेज जो लोग हैं वो डेवलप तो करना चाहते हैं, वो कुछ ना कुछ अपना छोटा बिजनेस तो डेवलप करना चाहते हैं, पर उनके पास कोई कोलेटरल सिक्योरिटी नहीं होती थी। तो ड्यू टू लैक ऑफ कोलेटरल जो एमएसएमई सेक्टर है हमारा देश का वो डेवलप नहीं हो पा रहा था और ये जो इंटरप्राइजेज हैं वो एडवर्सली अफेक्ट थे बैंक की इस शर्त के लिए कि यदि लोन चाहिए तो कुछ ना कुछ कोलेटरल सिक्योरिटी लेके आए। तो हमारे देश की सरकार ने, हमारे देश के जो टॉप मैनेजमेंट पे लोग बैठे हुए हैं, उन्होंने समय पे ये सोचा कि कुछ ना कुछ इसका एक रिस्क मिटिगेशन मैकेनिज्म बनाया जाए जिससे बैंकों को लोन देने के अंदर भी दिक्कत ना हो और जो नए इंटरप्राइजेज लोन लेना चाहते हैं बैंकों से उनको भी दिक्कत ना हो। तो इसी अल्टरनेट रिस्क मिटिगेशन मैकेनिज्म के लिए सीजीटी एमएसएमई का उदय हुआ। जो स्कीम है, जो क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइजेज, उसका उदय हुआ। तो ये जो ट्रस्ट है 2000 के अंदर ये डेवलप किया गया बाय द म्यूचुअल कंसेंसस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 4% और स्मॉल एंड इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ने 1% का योगदान किया और 125 करोड़ के कॉर्पस से सीजीटीएमएससी स्टार्ट हुआ। जो अभी ये कॉर्पस, जो डेडिकेटेड कॉर्पस है, वो 2500 करोड़ तक ये पहुंच गया है। तो सीजीटीएमएससी स्कीम का ये जो मुख्य जो रोल है, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव, जो हम देखें सीजीटीएमएससी स्कीम का जो ऑब्जेक्टिव हम देखें तो उसका मुख्य ऑब्जेक्टिव है शिफ्ट फ्रॉम कोलेटरल टू मेरिट बेस्ड लेंडिंग। 2000 से पहले जो बैंक लोन कर रहे थे उनका मुख्य जो वो था, डिसीजन था क्रेडिट देने का, किसी को क्रेडिट दें या ना दें, वो मेनली कोलेटरल के ऊपर बेस था। बट जब से ये सीजीटीएमएससी स्कीम का उदय हुआ है, जब से ये मेरिट बेस्ड लैंडिंग के ऊपर उनका डिसीजन का शिफ्ट हुआ है, कोलेटरल टू मेरिट बेस्ड लैंडिंग, जो सीजीटीएमएसएमई स्कीम है इसके अंदर एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर भी कॉन्फिडेंस डेवलप किया है। इट एक्ट ए कैटलिस्ट फॉर एंटरप्रेन्योरशिप प्रमोशन, कि यदि उनके पास कोलेटरल नहीं है, जब भी बैंकों से उनको लोन मिल सकता है। ड्यू टू दिस सीजीटीएमएसएमई इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट का फ्लो आया है एमएसएमई सेक्टर के अंदर, और जो भी कंस्ट्रेंट्स थे 2000 से पहले उनको इस स्कीम के तरह उनको एड्रेस किया गया है। देन ड्यू टू दिस सीजीटीएमएसएमई ऑब्जेक्टिव इसका यह भी है कि ज्यादा से ज्यादा एमएसएमई की यूनिट्स डेवलप हों जिससे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन किया जा सके। एंड इट आल्सो इन्फ्यूज द कॉन्फिडेंस इन क्रेडिट गारंटी मैकेनिज्म। तो सीजीटीएमएससी के कई ये जो ऑब्जेक्टिव हैं जिनको लेकर ये सीजीटीएमएससी का बना था, तो इट आल्सो इन्फ्यूज द कॉन्फिडेंस इन द सिस्टम। नाउ कौन लोग सीजीटीएमएससी स्कीम के अंदर उनको कवर मिल सकता है? तो सीजीटीएमएससी स्कीम के लिए दिस स्कीम इज ऑपरेटेड थ्रू बैंक एंड लैंडिंग इंस्टीट्यूशन विच आर रजिस्टर्ड एज ए मेंबर लैंडिंग इंस्टीट्यूशन ऑफ द ट्रस्ट। इसके अंदर शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक, देन सेलेक्ट रीजनल रूरल बैंक, other lending institution approved by Ministry of MSME are eligible to register as a member lending institution. Now 133 banks, RRB and other institution are registered as a member lending institution with CGTMSME. जो CGTMSE स्कीम है that is operation done through web based
B2B ई बिजनेस सॉफ्टवेयर। तो ये पूरा एक ऑनलाइन सॉफ्टवेयर है जिससे सीजीटी एमएसएमई स्कीम जो ऑपरेट हो रही है। तो सीजीटी एमएसएमई स्कीम में मुख्यतः 3 प्रकार की जो चीजें हैं उनका काफी जिक्र रहता है। वन इज कोलेटरल सिक्योरिटी, सेकंड इज प्राइमरी सिक्योरिटी एंड थर्ड इज माइक्रो स्मॉल इंटरप्राइजेज। तो एक एक करके हम जानेंगे। जो भी हम बैंक से लोन होता है उस लोन के अंदर जो भी सिक्योरिटी होती है उनको 2 प्रकार से सेग्रीगेट किया जाता है। वन इज प्राइमरी सिक्योरिटी एंड अदर इज कोलेटरल सिक्योरिटी। तो प्राइमरी सिक्योरिटी के लिए मैं कहना चाहूंगा बैंक जिस पर्पज के लिए लोन देता है उस पर्पज से जो सिक्योरिटी क्रिएट होती है उसको प्राइमरी सिक्योरिटी बोला जाता है। मान लीजिए हमने कोई मशीनरी के लिए लोन दिया 5 लाख का और कस्टमर ने मशीनरी खरीदी, तो मशीनरी उसको जो मशीनरी खरीद कर लेके आया है उसको हम प्राइमरी सिक्योरिटी कहेंगे। अब दूसरा वर्ड यूज होता है कोलेटरल सिक्योरिटी। कई बार बैंक जिस भी चीज के लिए फाइनेंस कर रहे हैं, जिस भी एंटरप्रेन्योरशिप के लिए फाइनेंस कर रहे हैं उसके अंदर कुछ रिस्क रहता है। मान लीजिए ये जो भी बिजनेस के लिए हम फाइनेंस वो चलेगा कि नहीं चलेगा, तो उस डिफॉल्ट रिस्क को कवर करने के लिए बैंक प्राइमरी सिक्योरिटी के अलावा कुछ कोलेटरल सिक्योरिटी की डिमांड करता है। तो इसके अलावा जो भी कोई सिक्योरिटी लेता है बैंक, जो प्राइमरी सिक्योरिटी के अलावा उसको कोलेटरल सिक्योरिटी माना जाता है। मान लीजिए मैंने कोई मशीनरी के लिए लोन देना है तो मशीनरी भी मैंने रखी और उसके अलावा कस्टमर को मैं कहता हूं आप कोई अपना प्लॉट घर मेरे को सिक्योरिटी के रूप में दे दीजिए, तो इस प्रकार की सिक्योरिटी को कोलेटरल सिक्योरिटी बोला जाता है। थर्ड जो 2 स्कीम है दैट इज फॉर माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइजेस। तो माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइजेस किसे कहा गया है? ये एक हमारे देश के अंदर MSMED एक्ट आया था, उसके अंदर माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस की कुछ डेफिनेशन दी थी। आज से पहले जो माइक्रो स्मॉल इंटरप्राइजेस को मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस इंटरप्राइजेस के अंदर 2 प्रकार की यूनिट के अंदर डिफरेंशिएट करते थे, बट अभी गवर्नमेंट ने गाइडलाइंस चेंज कर दी है। मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस इंडस्ट्री का जो डिफरेंशिएशन था वो खत्म कर दिया है। तो अभी जो आत्मनिर्भर भारत के दौरान कई जो गवर्नमेंट ने अपनी चीजें अनाउंस की है उसके अंदर माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस की डेफिनेशन को भी चेंज किया गया है। तो आज के समय जो MSMED एक्ट के अनुसार माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइजेस उसे कहेंगे, माइक्रो यूनिट उसे कहेंगे जिसके अंदर प्लांट एंड मशीनरी और इक्विपमेंट के अंदर यदि इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ तक का है और उस यूनिट का टर्नओवर 5 करोड़ तक का है तो उन यूनिट्स को हम माइक्रो इंटरप्राइजेस कहेंगे। एंड स्मॉल इंटरप्राइजेस उन यूनिट्स को कहेंगे जिसके अंदर प्लांट एंड मशीनरी के और इक्विपमेंट के अंदर इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ से 10 करोड़ के बीच में है और टर्नओवर उस यूनिट का 5 करोड़ से 50 करोड़ के बीच में है। उन यूनिट्स को स्मॉल इंटरप्राइजेस बोला गया है। तो जो ये सीजीटी एमएसएमई के अंदर जो कवर मिल सकता है वो माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइजेस को ही कवर मिल सकता है। जो इस डेफिनेशन के अंदर आती हैं उसी के यूनिट्स को इस स्कीम के अंतर्गत कवर मिल सकता है। एक चीज और इसके अंदर यूज होता है गारंटी। ये जो सीजीटी एमएसएमई के अंदर कवर उन्हीं यूनिट्स को मिल सकता है, बैंक उन्हीं यूनिट्स के लिए कवर ले सकते हैं जिसके अंदर ना तो कोई हम कोलेटरल सिक्योरिटी लेना है और ना ही थर्ड पार्टी गारंटी लेना है। यदि बैंक किसी यूनिट को फाइनेंस करने के लिए कोलेटरल सिक्योरिटी ले रहा है या थर्ड पार्टी गारंटी की डिमांड कर रहा है तो फिर उन यूनिट्स के लिए सीजीटी एमएसएमई कवर नहीं मिल सकता है। तो 2 शब्द और यूज होते हैं गारंटी के समय, वन इज पर्सनल गारंटी एंड सेकंड इज थर्ड पार्टी गारंटी। तो पर्सनल गारंटी हम मान लीजिए जब यूनिट्स होती हैं वो बनाते हैं तो कई बार प्रोप्राइटरी फर्म बनाते हैं या पार्टनरशिप फर्म बनाते हैं या फिर कोई कंपनी है तो उसके अंदर डायरेक्टर्स रहते हैं, कंपनी रहते हैं तो उनके अंदर डायरेक्टर्स रहते हैं। तो यदि हम कोई यूनिट को फाइनेंस कर रहे हैं प्रोप्राइटरी फर्म को या पार्टनरशिप फर्म को या फिर लिमिटेड कंपनी को, उसके प्रोप्राइटर के अंदर प्रोप्राइटर की गारंटी ले रहे हैं
या फिर पार्टनरशिप में पार्टनर की गारंटी ले रहे हैं, या फिर लिमिटेड कंपनी के अंदर इंडिविजुअल डायरेक्टर की गारंटी ले रहे हैं, तो उनको थर्ड पार्टी गारंटी नहीं बोला गया है। वो दीज आर द पर्सनल गारंटी, और सीजीटी एमएसएमई अलाउ करती है कि हम पर्सनल गारंटी ले सकते हैं। बट इसके अलावा कोई थर्ड पार्टी की गारंटी यदि हम ले रहे हैं तो उसको थर्ड पार्टी गारंटी बोला गया है। तो सीजीटी एमएसएमई कवर करने के लिए बैंकर्स के लिए ये कानून लागू है कि उस यूनिट में ना तो कोलेटरल सिक्योरिटी लेना है, ना ही थर्ड पार्टी गारंटी लेना है। तो एलिजिबल क्रेडिट फैसिलिटी कौन सी होंगी अंडर दिस स्कीम? ऑल एक्टिविटी दैट्स कम अंडर एमएससी as per RBI lending to priority sector and MSMED Act 2006 are eligible to cover under this scheme. Loan given to SRTO are also eligible to cover under this scheme. Then possession of IT PAN number for borrower is a prerequisite for loan above rupees 5 lakh from 1/4/2016. For loan up to 5 lakh, CGTMSE is not presently insisting for IT PAN number. Activity under educational institution, training institution and self-help group are excluded under CGTMSE scheme. तो जो भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है या ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन है या सेल्फ हेल्प ग्रुप आर एक्सक्लूडेड फॉर दिस सीजीटी एमएसएमई स्कीम। नाउ एलिजिबल क्रेडिट फैसिलिटीज, हम कितने अमाउंट जो है क्रेडिट फैसिलिटी दैट कैन कवर इन सीजीटी एमएससी। तो क्रेडिट फैसिलिटी अप टू 200 lakhs सैंक्शन टू एमएसएमई बोथ manufacturing and service sector are eligible to cover under credit guarantee trust fund of trust for micro and small enterprises. Then both fund based and non fund based credit facility are covered under this scheme. Credit facility of over rupees 200 lakh extended without any collateral is also eligible for guarantee cover, restriction to 200 lakh. Then both term loan and working facility are covered. Alone, term loan also can cover, working facility alone can cover, or term loan and working capital both together can be covered under this scheme. A collateral free loan extended to borrower can be covered under CGS even though the same borrower have existing credit facility with collateral. तो इस पॉइंट को मैं फिर से डिस्कस करना चाहूंगा। मान लीजिए एक कस्टमर ने हमसे कोई हाउसिंग लोन ले रखा है अपना मकान को कोलेटरल सिक्योरिटी के रूप में देके, या फिर कोई दूसरा लोन ले रखा है जिसमें उसने कोलेटरल सिक्योरिटी दे रखी है, बट अभी वो कोई एक नई यूनिट डेवलप करना चाहता है एंड ही वांट टू आस्क बैंक मेरे को सीजीटी एमएसएमई के अंदर कवर कर लीजिए। तो सीजीटी एमएसएमई यदि उस यूनिट को अंदर हम कोई भी कोलेटरल सिक्योरिटी या थर्ड पार्टी गारंटी नहीं ले रहे हैं तो उस यूनिट को भी हम कवर कर सकते हैं। नेक्स्ट, देन कार्डियल प्रिंसिपल क्या है सीजीटी एमएसएमई स्कीम का? लेंडर शुड एक्सटेंड क्रेडिट विदाउट ऑब्टेनिंग एनी कोलेटरल सिक्योरिटी एंड थर्ड पार्टी गारंटी. Any credit facility which has been sanctioned by the lending institution with interest rate as per RBI guidelines including cost of guarantee cover would be eligible for cover under CGS scheme. जो क्रेडिट गारंटी फंड स्कीम के अंदर वो सारी स्कीमें कवर होंगी जिसके अंदर हम इंटरेस्ट रेट एज पर द RBI गाइडलाइंस ले रहे हैं। नाउ ये कवर लेने के लिए कवर कितना मिलेगा, एक्सटेंट ऑफ गारंटी कितना मिलता है हमें सीजीटी एमएसएमई से, और उसके लिए कितनी फीस पे करनी पड़ती है। तो इसके अंदर जो कवर मिलता है दैट इज डिफरेंट फॉर माइक्रो इंटरप्राइजेस, डिफरेंट फॉर वीमेन इंटरप्राइजेस एंड डिफरेंट फॉर यूनिट लोकेटेड इन नॉर्थ ईस्ट एंड इंक्लूडिंग सिक्किम। तो उनके लिए डिफरेंट कवर इज प्रोवाइडेड फ्रॉम सीजीटी एमएसएमई। देन फॉर द माइक्रो इंटरप्राइजेज यदि हम कोई लोन दे रहे हैं 5 लाख तक का, उसके अंदर 80% कवर इज एलिजिबल, 80% कवर इज प्रोवाइड फ्रॉम द ट्रस्ट। तो मान लीजिए यदि हम 5 लाख का लोन देते हैं और सीजीटी एमएसएमई के अंदर हम कवर करवा रहे हैं तो उसके अंदर 4.25 लाख का कवर हमें मिल सकता है।
5 लाख से 2 करोड़ तक का यदि अमाउंट हम माइक्रो इंटरप्राइजेस के अंदर कवर करवा रहे हैं तो उसके अंदर जो कवर परसेंटेज मिलता है दैट इज द 75% अमाउंट ऑफ डिफॉल्ट सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ₹150 लाख. देन इफ वी आर फाइनेंसिंग द वीमेन इंटरप्राइजेस एंड यूनिट लोकेटेड इन नॉर्थ ईस्ट, उसको यदि हम फाइनेंस कर रहे हैं तो उनके अंदर जो कवर जो है दैट इज फॉर 50 लाख इट इज अप टू 80%. यदि 50 लाख तक का लोन हम वीमेन इंटरप्राइजेस को कर रहे हैं या फिर यूनिट्स जो नॉर्थ ईस्ट के अंदर लोकेटेड हैं उसके अंदर कवरेज इज एट द रेट ऑफ 80%. मींस यदि 50 लाख का लोन हम करते हैं तो कवरेज जो हमें है वो 40 लाख तक का मिल सकता है. 50 लाख से 2 करोड़ तक का यदि हम कवरेज चाह रहे हैं अप टू 2 करोड़ देन कवरेज इज एट द रेट ऑफ 75%. माइक्रो इंटरप्राइजेस, वीमेन इंटरप्राइजेस एंड यूनिट्स लोकेटेड इन नॉर्थ ईस्ट, उसके अलावा जो यूनिट को हम फाइनेंस कर रहे हैं तो उसमें 2 करोड़ तक के अमाउंट के लिए कवरेज इज अप टू 75%. देन अभी एक मॉडिफिकेशन आया है. अर्लियर रिटेल ट्रेड वाज नॉट कवर अंडर सीजीटीएमएससी स्कीम, बट मॉडिफिकेशन के अंदर रिटेल ट्रेड को भी अब यदि कोई रिटेल ट्रेड की एक्टिविटी कर रहा है और वो सीजीटीएमएससी कवर के अंदर फाइनेंस चाहता है तो वो भी रिटेल ट्रेड एक्टिविटीज आल्सो कवर्ड अंडर सीजीटीएमएससी स्कीम. रिटेल ट्रेड के अंदर 10 लाख से 1 करोड़ तक का अमाउंट कवर हो सकता है एंड कवरेज जो डिफॉल्ट जो कवरेज हमें मिलता है, एक्सटेंट ऑफ गारंटी जो हमें मिलती है दैट इज एट द रेट ऑफ 50% एंड मैक्सिमम 50 लाख. नाउ यदि कोई हम गारंटी कवर चाह रहे हैं सीजीटीएमएससी के अंदर तो एक एनुअल गारंटी फीस हमें पे करनी होती है यदि इस कवरेज के लिए दैट इज एट द रेट ऑफ स्टैंडर्ड रेट. स्टैंडर्ड रेट क्या है? दैट विल बोर्न बाय कस्टमर. ये जो फीस है यदि कवरेज चाहिए तो कवरेज जो की फीस हमें ट्रस्ट को जो पे करनी पड़ती है वो फीस है बोरोवर को ही पे करना पड़ेगा. दैट इज एडिशनल एक्सपेंडिचर ऑन बोरोवर. बोरोवर का कोई भी प्रोजेक्ट हम फाइनेंस कर रहे हैं तो बोरोवर को ये जान लेना चाहिए कि दैट इज द पार्ट ऑफ हिज प्रोजेक्ट कॉस्ट, जो भी फीस ट्रस्ट को हम पे कर रहे हैं. तो फीस इज आल्सो डिफरेंट. यदि 5 लाख का लोन है, 5 लाख से 50 लाख का लोन है, माइक्रो इंटरप्राइजेस का है या वीमेन इंटरप्राइजेस का है तो उसके लिए देयर इज डिफरेंट टाइप ऑफ फीस. यदि हम 5 लाख तक का अमाउंट फाइनेंस कर रहे हैं तो उसके अंदर एंड 5 लाख जो है दैट किसी को भी फाइनेंस कर रहे हैं, चाहे माइक्रो इंटरप्राइजेस को कर रहे हैं या वीमेन इंटरप्राइजेस को कर रहे हैं या किसी को भी कर रहे हैं, तो फीस जो पे करनी पड़ती है ट्रस्ट को इज एट द रेट ऑफ 1% प्लस रिस्क प्रीमियम. ये रिस्क प्रीमियम क्या है इसको मैं नेक्स्ट स्लाइड में देखूंगा. नेक्स्ट उसमें पीछे तो रिस्क प्रीमियम मैं थोड़ा सा बाद में डिस्कस करूंगा. अभी मैं जनरल स्टैंडर्ड रेट ले लेता हूं. जो 5 लाख तक का यदि हम कवरेज चाह रहे हैं तो उसके अंदर जो फीस हमें पे करनी है वो करनी है 1% प्लस रिस्क प्रीमियम. 5 लाख से 50 लाख का यदि हम लोन कर रहे हैं लोन कर रहे हैं क्या तो वीमेन इंटरप्राइजेस को या फिर माइक्रो इंटरप्राइजेस को फिर या यूनिट लोकेटेड इन नॉर्थ ईस्ट और वो कवरेज चाह रहे हैं ट्रस्ट को तो हमें फीस पे करनी पड़ेगी एट द रेट ऑफ 1.35% प्लस रिस्क प्रीमियम. और यदि 5 से 50 लाख का यूनिट हम फाइनेंस कर रहे हैं फॉर अदर्स पर्सन excluding women, micro enterprises and other units located in northeast तो हमें फीस पे करना पड़ेगा एट द रेट ऑफ 1.5% प्लस रिस्क प्रीमियम. यदि हम अमाउंट कवरेज चाहते हैं दैट इज बिटवीन 50 लाख टू 200 लाख, 50 लाख से 2 करोड़ के बीच में है, देन फीस रेट इज एट द रेट ऑफ 1.80 प्लस रिस्क प्रीमियम. तो दिस इज द स्टैंडर्ड रेट. एंड व्हाट इज द रिस्क प्रीमियम? Risk premium, we have to pay the 2 type of risk premium. One is based on the risk premium on NPA in guarantee portfolio and risk premium on claim payout ratio. यदि हम फाइनेंस ले रहे हैं किसी बैंक से और उसका NPA परसेंटेज 0 से 5% के ऊपर है, जो NPA नॉन परफॉर्मिंग एसेट बोला जाता है, जो भी हम बैंक से फाइनेंस होता है तो उसके अंदर ऐसे लोन
जो डिफॉल्ट कर जाते हैं, जिससे बैंक में कोई इनकम नहीं आ रहा, तो उनको एनपीए बोला जाता है। यदि उस बैंक का एनपीए 0 से 5% के बीच में है तो वी हैव टू पे ओनली स्टैंडर्ड रेट, नो रिस्क प्रीमियम हैज टू बी पे फॉर दैट। यदि उस बैंक का एनपीए 5 से 10% के बीच में है तो एडिशनल जो स्टैंडर्ड रेट जो मैंने पहले बताया उसके ऊपर 10% एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। यदि एनपीए परसेंटेज 10 से 15% के बीच में है तो एडिशनल जो रिस्क प्रीमियम है वो है 15%। यदि एनपीए परसेंटेज 15 से 20% के बीच में है तो रिस्क प्रीमियम जो पे करना पड़ेगा एट द रेट ऑफ 20%। और यदि किसी बैंक का एनपीए 20% से ज्यादा है तो रिस्क प्रीमियम जो हमें पे करना पड़ेगा एट द रेट ऑफ 25% ऑफ स्टैंडर्ड रेट। इसी तरह रिस्क प्रीमियम क्लेम पे आउट परसेंटेज, यदि जो ट्रस्ट ने 100 क्लेम सेटल किए हैं, एग्जाम्पल के रूप में यदि वो किसी बैंक को 0 से 5% के बीच में गया है तो कोई रिस्क प्रीमियम नहीं देना, स्टैंडर्ड रेट देना है। यदि वो क्लेम पे आउट रेशियो उस बैंक को 5 से 10% के बीच में है तो एडिशनल 10% देना पड़ेगा। यदि क्लेम पे आउट रेशियो 10 से 15% के बीच में है तो रिस्क प्रीमियम इज 15%। इफ क्लेम पे आउट रेशियो इज बिटवीन 15 to 20%, दो एडिशनल जो सरचार्ज देना पड़ेगा, जो रिस्क प्रीमियम देना पड़ेगा एट द रेट ऑफ 20%। इफ क्लेम पे आउट रेशियो इज मोर देन 20%, देन एडिशनल रिस्क प्रीमियम इज एट द रेट ऑफ 25% ऑफ स्टैंडर्ड रेट। देन 10 ईयर, कितने टाइम पीरियड के लिए गारंटी मिल सकता है? तो 10 ईयर ऑफ टर्म क्रेडिट एंड कंपोजिट क्रेडिट और लोन टर्मिनेशन डेट। क्या जो टर्म लोन का जो पीरियड है उस समय के लिए हमें गारंटी मिल सकता है, या फिर यदि हमने कंपोजिट लोन किया है, टर्म लोन भी है उसके अंदर, वर्किंग कैपिटल भी है, तो कंपोजिट टर्म लोन का जो पीरियड है वो गारंटी पीरियड होगा। इन 10 ईयर ऑफ टर्म लोन इज 3 ईयर, 10 ईयर ऑफ वर्किंग कैपिटल विल बी 3 ईयर। After 3 year, if guarantee cover is to be continued for working capital, application for renewal to be lodged। मान लीजिए हम एक लोन कर रहे हैं, टर्म लोन और वर्किंग कैपिटल दोनों साथ कर रहे हैं, एंड टाइम पीरियड उसका 5 साल का रिपेमेंट है, तो जो हमें कवरेज मिलेगा वो 5 साल के लिए मिलेगा। अब टर्म लोन उसके अंदर खत्म हो जाता है और वर्किंग कैपिटल चल रहा है, और वर्किंग कैपिटल फर्दर हमें उसको सीजीटीएमएसए के अंदर कवर चाहिए, तो वी हैव टू लॉज ए फ्रेश एप्लीकेशन where working capital facility alone is covered, the 10 year for block of 5 years 2 times, तो मैक्सिमम 10 साल का उसके अंदर कवर मिल सकता है। क्रेडिट गारंटी जो फीस है वो हमें इन केस ऑफ क्रेडिट प्रपोजल सैंक्शन इन क्वार्टर अप्रैल टू जून, वी हैव टू पे इन जुलाई सितंबर। इफ इट इज नेक्स्ट क्वार्टर के अंदर हमें गारंटी फीस पे करनी होती है। तो लेंडर शुड अप्लाई द गारंटी कवरेज प्रायरी एक्सपायरी ऑफ फॉलोइंग क्वार्टर। यदि अप्रैल जून में हमने किया तो जुलाई सितंबर के अंदर उसका एप्लीकेशन मूव कर सकते हैं। जुलाई सितंबर के अंदर कोई भी प्रपोजल सैंक्शन किए हैं तो दैट शुड बी अक्टूबर दिसंबर। अक्टूबर दिसंबर के अंदर किए हैं तो जनवरी मार्च, एंड जनवरी मार्च के अंदर किया है तो अप्रैल जून। गारंटी फीस टू बी पेड विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ डिमांड। जब भी डिमांड जनरेट करता है ट्रस्ट, उसके विद इन 30 डेज के अंदर वी हैव टू पे द गारंटी फी, और 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ फर्स्ट डिस्बर्समेंट विच एवर इज लेटर। गारंटी कवर कमेंस फ्रॉम द डेट ऑन विच गारंटी फी प्रोसीड आर क्रेडिट टू द बैंक्स अकाउंट ऑफ ट्रस्ट। जब भी ट्रस्ट के खाते के अंदर पैसा क्रेडिट हो जाएगा तो गारंटी विल स्टार्ट फ्रॉम दैट डेट। Then if guarantee pay at specified rate on the pro rata basis for first year and last year and full for the इंटरवीनिंग ईयर्स। मान लीजिए हम गारंटी कवर ले रहे हैं मार्च के अंदर, जून क्वार्टर या सितंबर क्वार्टर के अंदर, तो जितना क्वार्टर बच गया उसके प्रोराटा बेसिस के ऊपर हम गारंटी फीस पे करेंगे, और नेक्स्ट ईयर के अंदर वो फुल ईयर के अंदर पेड होगा विद इन 60 डेज ऑन और बिफोर May 31st ऑफ एवरी ईयर। तो ये गारंटी फीस का डेडलाइन है जो हमें पे करना है। Lender shall prefer a claim on the default and recall of the loan and initiation of recovery proceeding under the due process of law. The lock-in period in credit guarantee fund scheme is 18 months from either the date of loan disbursement or date of payment of guarantee fees
विच एवर इज लेटर। जब भी हमने कोई गारंटी फीस पे की है या फिर लास्ट डिस्बर्समेंट किया है, विच एवर इज लेटर, उसके 18 महीने तक हम कोई भी क्लेम जो है वो लॉज नहीं कर सकते हैं। जो भी लेंडर का अकाउंट एनपीए हुआ है, यदि उसको क्लेम लॉज करना है ट्रस्ट को, तो फर्स्ट ही हैज टू इनिशिएट द एक्शन इन अंडर रिकवरी। मेयर इश्यूइंग ऑफ रिकॉल नोटिस अंडर सरफेसी एक्ट 2002 cannot be constructed as a initiation of legal proceeding for the purpose of lodgement of claim under CGS scheme. Further action should be required and we have to serve the notice under section 313/4 also. Issuing of notice under Lok Adalat is sufficient to prove the legal proceeding have initiated. The trust shall pay 75% of guaranteed amount within 30 days, subject to claim being otherwise in order and complete, and balance 25% will be paid on the conclusion of recovery proceedings. तो जब भी हम ट्रस्ट के अंदर क्लेम लॉज करेंगे, यदि हमारा क्लेम इन ऑर्डर एंड कंप्लीट है, ट्रस्ट हमें इमीडिएटली 75% विद इन 30 डेज के अंदर पे कर देगी, और बाकी का जो बैलेंस अमाउंट है, जब भी हमारा रिकवरी प्रोसीडिंग कंक्लूड होगा, वो हम उसको लॉज करेंगे और वो हमको मिल जाएगा। नेक्स्ट है, रिकवरी प्रोसीडिंग विल बी ट्रीटेड एज ए कंक्लूडेड आफ्टर द डिक्री हैज बीन इन्फोर्स्ड and recovery has been completed by the member lending institution. Legal expenses of recovery will be borne initially by member lending institution. At the time of remittance of recovery proceed to CGTMSE, same may be deducted. Annual जो standard fees is required to paid after lodgement of the claim till the settlement of first installment of 75% guaranteed amount. Then रोल ऑफ क्रेडिट गारंटी, जो क्रेडिट गारंटी का रोल क्या है, द मेन जो अहम रोल है क्रेडिट गारंटी का, वो कॉन्फिडेंस डेवलप करना है लैंडिंग इंस्टीट्यूशन के अंदर भी, और जो इंटरप्राइजेज हैं जो लोन चाह रहे हैं, दोनों के अंदर समन्वय बैठे और जल्दी से जल्दी उनको लोन मिले और ज्यादा से ज्यादा माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइजेज का देश के अंदर डेवलपमेंट हो। बट a weak project cannot be turned into a viable one when the guarantee cover is there. कभी भी बैंकर्स ये सोच के लोन नहीं देना है कि ये इसके अंदर गारंटी कवर है और हम इसको लोन दे देते हैं। हमें प्रॉपर उसके फाइनेंशियल वाइबिलिटी देखनी है, और यदि वो प्रोजेक्ट वाइबल है देन ओनली वी कैन फाइनेंस। तो केवल गारंटी अवेलेबिलिटी की वजह से कोई हमें वीक प्रोजेक्ट किसी भी हालत के अंदर फाइनेंस नहीं करना है। गारंटी प्रोवाइड ए एडिशनल कंफर्ट to the lender as a collateral security. Bank to support only viable project under the guarantee scheme. कोई भी इंटरप्राइजेज ये सोच रहा है कि उसका वीक प्रोजेक्ट है और वो बैंक से लोन चाहता है, तो बैंक बाध्य नहीं है इस स्कीम के अंतर्गत लोन देने के लिए। बैंक पहले फाइनेंशियल वाइबिलिटी देखेंगे, जो फाइनेंशियली वाइबल प्रोजेक्ट हैं बैंक उन्हीं को फाइनेंस कर सकते हैं। तो जो सीजीटीएमएससी है वो एडिशनल कवर हमें देता है कोलैटरल सिक्योरिटी के रूप के अंदर। अभी रिसेंटली कुछ मॉडिफिकेशन आए हैं इस स्कीम के अंदर पिछले 1-2 साल के अंदर, तो वो मैं लास्ट में आपसे डिस्कस कर लेता हूं। तो जो सीजीटीएमएससी के अंदर कोई अकाउंट डिफॉल्ट कर जाता है तो बैंकर के लिए कंपल्सरीली है कि दे हैव टू इनिशिएट द रिकवरी प्रोसेस, देन ओनली के दे कैन फाइल द देयर क्लेम। तो आप देखेंगे यदि हमने कोई छोटे छोटे लोन फाइनेंस किए 30,000, 35,000 या 40,000, वो अकाउंट एनपी हो जाते हैं, तो वी हैव टू फाइल द सूट इन कोर्ट। और जो कोर्ट के अंदर सूट फाइल करते हैं तो देयर आर सम लीगल एक्सपेंसेस एंड दे आर इक्वल टू द लोन अमाउंट। तो अभी इसी प्रॉब्लम को देखते हुए क्रेडिट गारंटी के अंदर एक मॉडिफिकेशन हुआ है कि वेवर ऑफ इनिशिएशन ऑफ लीगल एक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ स्मॉलर लोन्स अप टू ₹50,000। सेकेंड जो मॉडिफिकेशन आया है दैट उद्योग आधार नंबर इज मैंडेटरी इफ फॉर द गारंटी कवर। कोई भी यूनिट यदि सीजीटीएमएससी के अंदर लोन चाहती है और बैंक उसकी एप्लीकेशन ट्रस्ट को मूव कर रहा है फॉर गारंटी कवर, तो गारंटी कवर उन्हीं यूनिट्स को मिल सकता है जिनके पास उद्योग आधार नंबर है। सेकंड है
गाइडलाइंस और रिफंड ऑन एनुअल गारंटी फीस। मान लीजिए हमने पूरे साल की जो गारंटी फीस है वो पे कर दी है और कस्टमर अपनी क्रेडिट फैसिलिटी फर्स्ट क्वार्टर के अंदर, सेकंड क्वार्टर के अंदर या थर्ड क्वार्टर के अंदर बंद करवा देता है, तो बाकी क्वार्टर की जो फीस एडिशनल गारंटी ट्रस्ट को चली गई है वो हम क्लेम कर सकते हैं फॉर रिफंड। देन चेंज इन द टेन्योर ऑफ वर्किंग कैपिटल। पहले गारंटी कवर के अंदर जो वर्किंग कैपिटल के अंदर जो कवरेज मिलता था दैट इज ओनली फॉर 5 years, नाउ इट इज इंक्रीज फ्रॉम 5 years टू 10 years। 5-5 साल के 2 ब्लॉक के अंदर ये गारंटी कवर मिल सकता है। नेक्स्ट है देन जो चार्जिंग, जो एनुअल गारंटी फीस जो हम चार्ज करते हैं उसके ऊपर भी मॉडिफिकेशन हुआ है। नाउ एनुअल जो फीस पे करनी है हमें, जो मान लीजिए अभी मैंने कोई गारंटी कवर लिया और नेक्स्ट ईयर के लिए हमें एनुअल फीस जो पे करनी होगी, तो टर्म लोन के अंदर जो 31 दिसंबर का जो बैलेंस है, आउटस्टैंडिंग बैलेंस, उसके ऊपर हमें फीस पे करना पड़ेगा। और वर्किंग कैपिटल के अंदर जो लास्ट फाइनेंस कैलेंडर ईयर के अंदर जो पीक जो कस्टमर ने रेज अवेल किया है उस लिमिट से, उसके ऊपर हमें गारंटी फीस पे करनी पड़ेगी। देन इंक्रीज द एक्सटेंट ऑफ गारंटी कवरेज इन प्रपोजल अबव 50 लाख। पहले जो 50 लाख से 2 करोड़ तक के अंदर जो कवरेज था वाज ओनली 50%। नाउ दिस कवरेज इज आल्सो इंक्रीज फ्रॉम 50% टू 75%। अर्लियर रिटेल ट्रेड एक्टिविटी वाज नॉट covered under the credit guarantee fund scheme. Now retail trade activity is also covered, and rupees from 10 lakh to 1 crore that can be covered under credit guarantee by paying a fees of at the rate of 2% plus risk premium, and coverage is up to 50%. एक अभी और मॉडिफिकेशन आया है रिगार्डिंग द पार्शियल कोलेटरल सिक्योरिटी नॉर्म्स, जिसको हाइब्रिड सिक्योरिटी बोला गया है। मान लीजिए कोई यूनिट 2 करोड़ से ऊपर का अमाउंट अवेल करना चाहती है बैंक से। मान लीजिए कोई 3 करोड़ का लोन चाहती है बैंक से एक यूनिट, तो 2 करोड़ तक का वो कवर ले सकता है। 1 करोड़ के लिए वो एडिशनल कोलेटरल सिक्योरिटी प्रोवाइड कर बैंक से फाइनेंस ले सकता है। जो भी 2 करोड़ से ऊपर जो कस्टमर कोलेटरल सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहा है उसके ऊपर जो चार्ज रहेगा दैट इज पेरी पासू चार्ज बिटवीन ट्रस्ट एंड बैंक। तो ये जो बैंकर्स के लिए एक रिलैक्सेशन है रिगार्डिंग द पार्शियल कोलेटरल सिक्योरिटी। यदि कोई यूनिट 4 करोड़ का 5 करोड़ का फाइनेंस चाहती है बैंक से, तो 2 करोड़ तक का हम CGTMSE के अंदर कवर ले सकते हैं और बाकी अमाउंट के लिए वो कोलेटरल सिक्योरिटी देके हम पूरे यूनिट को एज ए होल उसको फाइनेंस कर सकते हैं। जो भी कोलेटरल सिक्योरिटी हम ले रहे हैं उसके ऊपर परी पासू चार्ज रहेगा बिटवीन द ट्रस्ट एंड बैंक। तो दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड ऑन द CGTMSE। और इसके जो दैट इज वेरी गुड स्कीम टू बूस्ट अप द माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइजेज इन आवर कंट्री। तो ज्यादा से ज्यादा बैंक्स भी इसके अंदर फाइनेंस करें और बढ़िया जो इंटरप्राइजेज हैं जो अपना खुद का बिजनेस डेवलप कर ग्रो करना चाहते हैं वो भी इस स्कीम के अंदर लोन ले सकते हैं और देश की प्रगति के अंदर योगदान दे सकते हैं। धन्यवाद।